हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर आज आप सेंचुरी लगाने वाले हैं। आज केमिस्ट्री की 100वीं क्लास है। It's a century of chemistry class. सर प्रणाम। सेंचुरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी आज मैं थोड़ा लेट हो गया, आई एम सो वेरी सॉरी। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार कि आज कोचिंग ओपन होनी थी, 9 से हो रही है, इट्स अनफेयर, वी ऑल आर पेड फुल फीस। कैसा कैसा कितना कंजर्वेटिव बातें कर रहे हो यार कुंदन कार्तिक। इतनी कंजर्वेटिव बातें करते हैं कि 1 से ओपन होनी थी, हमारी 9 से खुल रही है। 2 लाख से ज्यादा बच्चे क्लासरूम कोचिंग में, उनको मैनेज करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, एक दिन में मैनेज नहीं होगा ना। हाँ, सरकार की गाइडलाइन है 50 बच्चे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्लास। बिल्डिंग चाहिए ना, उतनी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी ना। आज मैं थोड़ा लेट उठा था, इसलिए अभी जस्ट उठा ही हूँ 10-15 मिनट पहले, इसके कारण मैं लेट हो गया, सॉरी। कैसा कैसा बात करते हो गाइस, अनफेयर यार। दुनिया में बहुत सारी चीजें अनफेयर होती है, ये तो फेयर है दोस्त कि 1 से खुल रही है तो 9 से आपकी खुल रही है, क्योंकि बहुतों की 1 से भी खुल रही है। सरकार ये नहीं कहा एक को ही सारे को बुला लो, फेज वाइज बुलाने की बात कही है। माय गॉड, कैसे हो यार तुम, ऐसा भी सोच सकते हो, तुम्हारी सोच ऐसी हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। कहाँ तक पढ़ाया हूं, मैं तो कुछ भी नहीं किया हूं आज। मैं पढ़ाया हूँ लॉ ऑफ स्ट्राइक, यहां तक पढ़ाया हूँ, पिछले क्लास का लेक्चर है ये।
भाई पढ़ने आए हो यहाँ पे, हमसे पढ़ने आए हो या अलायंस सिस्टम से पढ़ने आए हो, सिस्टम की बुराई करना, जहां पढ़ रहे हो वहीं बुराई कर रहे हो यार। अब पता है कोई ढंग से पढ़े ना, तो जो वो कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, हालांकि वो आज के डेट में ईएस है, 206 रैंक थी उसकी, 206 रैंक थी आईआईटी एडवांस में। आज की डेट में वो ईएस है, लेकिन आज भी वो हम लोगों के प्रति ऐसा ना उसका रिस्पेक्ट है कि मत पूछो। और आप तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हो हमारे पीछे में, कभी कभी तो सामने भी होता हूँ तब भी बोल देते हो। एनीवे, बट आप सभी मेरे प्यारे बच्चे हो, सो अपन शुरू करते हैं। हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ाए थे, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम ऐसे आपको पहले बता चुके थे। बोले थे कि जब रुपये पैसे नहीं चलते थे तो किसी को अगर कोई सामान नहीं है किसी के पास, जैसे मेरे पास मान लो, जब रुपये पैसे, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, चाणक्य के भी पहले की जमाने की बात कर रहा हूँ। चाणक्य ने रुपये पैसों का इंट्रोड्यूस किया था, तो उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ कि जब रुपये पैसे नहीं होते होंगे और सपोज मुझे चावल चाहिए थे और किसी के पास गेहूं होते होंगे, तो मैं कहता हूँ उन्हें कि मैं आपको 20 केजी गेहूं दूंगा, गेहूं दूंगा और आप मुझे 10 केजी चावल दे दो। इस तरह से होता होगा एक्सचेंज। तो इसका मतलब हुआ कि 20 केजी गेहूं इक्विवेलेंट हो गया 10 केजी राइस के। उसी तरह से अगर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो ए और बी का इक्विवेलेंट बराबर होगा। अगर वो रिएक्ट करके सी एंड डी बना रहे हैं तो इसका मतलब है सी और डी भी आपस में इक्विवेलेंट बराबर होंगे और ए का इक्विवेलेंट भी सी के बराबर। इनफैक्ट ये चारों एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व है, सभी रिएक्टेंट्स एंड सभी प्रोडक्ट, तो सबका इक्विवेलेंट आपस में बराबर होगा। ये फंडा है, ये बेसिक फंडा है। अब हम अभी तक ये पढ़ा रहे थे कि ठीक है, हमने आपको शुरुआत में इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, ऑक्सीडेशन क्या है, प्रोडक्ट रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, भी होता है, ये सब पढ़ा है। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या है इस चैप्टर में? तो इस चैप्टर में मेन टारगेट है कि जिन सवालों को मोल कॉन्सेप्ट से हम करते थे, मोल कॉन्सेप्ट का एक ड्रॉबैक था कि जब तक आप कंप्लीट रिएक्शन नहीं लिखेंगे, जब तक आप कंप्लीटली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे, तब तक आप सवाल को बना नहीं सकते हैं। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इसी ड्रॉबैक को ठीक करना है कि इवन हमें पूरा रिएक्टेंट, मान लो 3 रिएक्टेंट है, तीनों रिएक्टेंट नहीं पता है, सिर्फ एक रिएक्टेंट पता है। अब मान लो 2 प्रोडक्ट हैं, 2 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट पता है, तब भी क्या हम प्रोडक्ट बना सकते हैं? तो आंसर है यस, कुछ कुछ आइडिया रख के बना सकते हैं। देखो, रिएक्शन की कुछ ना कुछ जानकारी तो चाहिए, बट कंप्लीट रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है, बैलेंस रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं है। इन दोनों के बिना सवाल को बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर एक सवाल कर लेते हैं। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पर एक सवाल कर लेते हैं। इस सवाल को हम दोनों मेथड से करेंगे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट amount of oxygen required to produce enough CO
which can reduce 1.6 kg Fe2O3 to Fe। ध्यान से सुनना, एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। ध्यान से सुनना सिर्फ मेरी बात। हम इस सवाल को पहले मोल कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले इसे मोल कॉन्सेप्ट से बनाइए। सॉल्यूशन बाय मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है बेटा कि रिएक्शन क्या हो रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस NaCO। वो ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कैसे बनाएगा? कार्बन से रिएक्ट करके बनाएगा। विच कैन रिड्यूस 1.6 kg Fe2O3। तो क्लास 10th में आपने मेटलर्जी पढ़ा होगा। ये मत बोलना नहीं पढ़ा है सर। ऑफ कोर्स मुझे पता है नहीं पढ़ा है आप में से मोस्ट लोगों ने। पढ़ना होता है क्लास 10th में। पढ़ा है आप, नहीं पढ़े हैं तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। Fe2O3 होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत होती है, और ये Fe बनाता है, आयरन का एक्सट्रैक्शन हो गया, और CO2 बनाता है। इसे बैलेंस करने के लिए 3CO लगा दीजिए, 3CO2 2Fe। मुझे लगता है कसम से ये बैलेंस हो गया। ये एक रिएक्शन है। एक और रिएक्शन, ये 1600 ग्राम है, मतलब 1600 डिवाइडेड बाई 160 बराबर 10 मोल है। 160 इसका मोलर मास। सो ये 10 मोल है। करा इस 10 मोल Fe2O3 के लिए जितना मोल CO चाहिए, उतना मोल CO कितने ऑक्सीजन से आएगा? तो एक और रिएक्शन लिखना होगा। ऑक्सीजन से CO कैसे आएगा? C प्लस हाफ O2 CO। ये दो रिएक्शन लिखिएगा मोल कॉन्सेप्ट से, तब जाकर के ये सवाल बनेगा। तो 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, तो 10 मोल के लिए कसम से कितना CO चाहिए? 3 इंटू 10 बराबर 30 मोल। अब देखिए CO है बेटा 30 मोल। 30 मोल आपको चाहिए, तो यहां 30 मोल प्रोड्यूस हुआ होगा। 1 मोल CO हाफ मोल ऑक्सीजन से बनता है। 1 मोल CO हाफ मोल ऑक्सीजन से बनता है, तो 30 मोल CO 15 मोल ऑक्सीजन से बनेगा, बराबर 15 इंटू 32 ग्राम बराबर 480 ग्राम। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। मोल कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा हुआ है, मुझे बताओ मोल कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया या नहीं आया? मोल कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, सिक्वेंशियल रिएक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। हलवा आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया। अब इस सॉल्यूशन को देखते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, और तब आपको आइडिया होगा हम कर क्या रहे हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। सॉल्यूशन बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन का अमाउंट पूछ रहा है, इसका अमाउंट पूछ रहा है। तो मान लो ऑक्सीजन x ग्राम यूज हो रहा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनफ CO। ये ऑक्सीजन क्या प्रोड्यूस करेगा? CO। अब वो CO क्या करेगा? Fe2O3 को रिड्यूस करेगा। किसको रिड्यूस करेगा? Fe2O3 को रिड्यूस करेगा। किस में रिड्यूस करेगा? आयरन में। ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 8 की। आपको O2 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 8। बाई डेफिनेशन ही बताया था मैंने। आप क्या करो, इसका मोलर मास है 160, इसका मोलर मास है 160, इसका इक्विवेलेंट मास निकालो। तो आप आयरन यहां +3 में है और यहां 0 में है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर निकालो। 2 × 3 - 0 = 6। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा? 160 / 6। अब देखो, ऑक्सीजन CO प्रोड्यूस करता है, CO Fe2O3 को रिड्यूस करता है। मींस CO से भी कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3। आप लिखो इक्विवेलेंट, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाओ, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Fe2O3। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, तो x/8। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, 1600 डिवाइडेड बाई 160/6। इक्विवेलेंट वेट है इसका 160/6। दिस इंप्लाइज x बराबर 8 × 60 बराबर 480 ग्राम। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। कसम से झूठ नहीं बोलना। समझ में आया कि मैं क्या किया इसमें? बोलो बोलो। तो इस चैप्टर में मेरा टारगेट क्या है समझ में आया बेटा? मेरा टारगेट है बेटा बिना रिएक्शन को कंप्लीटली बैलेंस किए हुए सवाल को बनाना। और उस सवाल को ऐसे बनाते हैं कि हम इक्विवेलेंट को बराबर कर देते हैं। कोई अगर किसी से रिएक्ट कर रहा है, डायरेक्ट इक्विवेलेंट बराबर कर देते हैं। हाँ, बिना रिएक्शन बैलेंस के आंसर निकालते हैं। इस चैप्टर में मेरा उद्देश्य यही है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब है। एक बात बोलूं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं जब टीचिंग शुरू किया और जब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट सीखा, तो मुझे लगा यार कितना मजेदार कॉन्सेप्ट है, सीधा इक्विवेलेंट बराबर कर दो, आंसर आ जाता है। अब मैं हर क्वेश्चन को इक्विवेलेंट से करने लगा। लेटर ऑन जब क्वेश्चन टफ आने लगे, टफ मिलने लगे, तो रियलाइज किया इक्विवेलेंट से सवाल बनेगा, बट अल्टीमेट कॉन्सेप्ट मोल कॉन्सेप्ट ही है। इनफैक्ट बहुत सारे सवालों में दिक्कत होगी और घुमा फिरा के, कान को घुमा फिरा के आपको मोल पे ही आना पड़ता है, लगता है इक्विवेलेंट से बना रहे हैं। फिर भी चूंकि हमें आपको पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझ, सर इक्विवेलेंट का हर क्वेश्चन मोल से होता है, इक्विवेलेंट का, यस, इक्विवेलेंट का हर क्वेश्चन मोल से होता है और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मोल का हर क्वेश्चन इक्विवेलेंट से होता है, लेकिन मोल के हर क्वेश्चन को इक्विवेलेंट से करने के लिए उसमें जो ट्रिक, एक्स्ट्रा ट्रिक जो लगाना पड़ता है, वो ले दे करके मोल पे ही चले जाना होता है। इसीलिए जब मैं इक्विवेलेंट सीखा तो मुझे लगा ये बहुत बढ़िया मेथड है, बट जब सारे तरह के प्रॉब्लम को देख लिया तो लगा यार मोल कॉन्सेप्ट एकदम अल्टीमेट मेथड है, इक्विवेलेंट उसका मुकाबला नहीं कर सकता। करा किसको किससे इक्वेट करना ये नहीं पता चल रहा है। अगर कोई किसी के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है बस उसको इक्वेट कर देना है, क्यों पता चलेगा? देखो, ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO दिया और CO रिएक्ट करके Fe2O3 दिया। देखो ऐसे समझे, क्यों नहीं पढ़? 3 आदमी है, A B C।
मेरे पास 10 केजी राइस है, इसके पास 20 केजी व्हीट है। हमने एक्सचेंज कर लिया, कहा यार मुझे व्हीट दे दो ना, मजा आ जाएगा, रोटी बहुत दिन से नहीं खाया हूँ। 20 केजी मुझे दे दिया, ये 10 केजी ले लिया। बट इसके पास 10 केजी राइस पहले, इसके पास राइस पहले से भी था, तो कहा यार इसका राइस तो हम ले लिए, लेकिन हम करेंगे क्या। बट सी के पास राइस नहीं था और सी के पास 2 केजी एप्पल था। बी को एप्पल खाने का मन हुआ तो ये इसको दे दिया और ये इससे ले लिया। तो हम कह सकते हैं ना 10 केजी राइस इज इक्विवेलेंट टू 2 केजी एप्पल। इसका इक्विवेलेंट इसके साथ बराबर होगा, इसका इक्विवेलेंट इसके साथ बराबर होगा, इसका इक्विवेलेंट इसके साथ बराबर होगा, है ना। सबका इक्विवेलेंट आपस में बराबर होगा। तो ये पूछना किसका इक्विवेलेंट किसके बराबर करेंगे, ये गलत बात है। जो भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं सबका इक्विवेलेंट आपस में बराबर होगा। बट एक बात बोलूं, इस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा लिया है, 2 रिएक्शन लिया है। पहला रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन है। मैंने क्या किया है कि मैंने इसका इक्विवेलेंट इसके बराबर किया, 2 अलग अलग रिएक्शन के लिए बराबर कर किया है। हाँ कर सकते हैं ना, किसी के भी बराबर कर सकते हैं। आप फिर लिखना शुरू कर दिए कुछ भी, अबे किसी के भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन मान लो यहाँ अमाउंट Fe2O3 और ऑक्सीजन चाहिए, तो CO का बराबर करके CO निकालोगे ना, तो आंसर में CO नहीं ना पूछ रहा है बेटा, कुछ भी लिख रहे हो। हमने इसका इक्विवेलेंट इसके बराबर किया। जब भी 2 रिएक्शन आ जाए, अब 2 रिएक्शन में एक का और दूसरे का बराबर करते हैं, तो एक छोटी बात का ख्याल रखना जरूरी होता है, जो मैंने इस क्वेश्चन में ख्याल नहीं रखा है। देखिए पहला रिएक्शन क्या प्रोड्यूस किया, CO। अब दूसरा रिएक्शन उस CO को क्या किया, यूज किया। तो ये दोनों तभी बराबर होगा जब इस CO का वैलेंसी फैक्टर और इस CO का वैलेंसी फैक्टर सेम होगा। बट मैं इस पॉइंट को अभी हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं। जो अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे हैं कुछ बच्चे इस क्लास में, मतलब बहुत ही अच्छे हैं, वो मेहनत करेंगे। इनफैक्ट उनके जो स्पीड चाहिए उस स्पीड से मैं पढ़ा नहीं रहा हूं। वो अगर मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो खास करके उन बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि बेटा 2 अलग अलग, हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंट में क्या बोला, Fe2O3 का इक्विवेलेंट CO के बराबर होगा, CO का Fe के बराबर होगा, Fe का CO2 के बराबर होगा, फिर कार्बन का O2 के बराबर होगा, O2 का CO के बराबर होगा। बट 2 रिएक्शन को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो ये तभी कंबाइन कर रहे हैं जो दोनों में जो पहले का, जैसे पहले में क्या हुआ, सॉरी इसको पहला रिएक्शन मानो, नीचे वाला को इसको पहला, इसका दूसरा। पहले में जो CO प्रोड्यूस हुआ, ये अगर पूरा CO दूसरे में खर्च हो रहा है, अब दोनों में CO का वैलेंसी फैक्टर सेम है, तभी हम इन दोनों का इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं। तो ये वैलेंसी फैक्टर सेम है यहाँ पे, CO का यहाँ भी और CO का यहाँ भी। और मैं अभी बोल भी रहा हूं कि आपको इतना नहीं सोचने की जरूरत है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट का कुछ ड्रॉबैक है, उसी ड्रॉबैक में ये आ जाता है। अभी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी तो इक्विवेलेंट बराबर करो। कुछ और सवाल लेते हैं। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि समझ में आया नहीं आया, मुझे 1 लाख तरीके का सवाल पूछ दोगे। आइए सिंगल रिएक्शन वाले सवाल लेते हैं। 2 acids H2SO4 and H3PO4 are neutralized separately by the same amount of an alkali. अल्कली मतलब बेस, अल्कली मतलब बेस।
when sulfate and dihydrogen orthophosphate. Are formed respectively. Find the ratio of masses of H2SO4 and H3PO4. मैंने क्वेश्चन वगैरह पहले से नहीं लिखा आज की क्लास के लिए। जनरली टाइम मिलता है तो मैं लिख लेता हूँ सो दैट की टाइम बचे, बट मैं आज लिख के नहीं आया हूँ। कह रहा दो एसिड है H2SO4 एंड H3PO4, दो एसिड है, इसको न्यूट्रलाइज किया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इसको न्यूट्रलाइज किया सेम अमाउंट ऑफ बेस से, मतलब जितना बेस पहला एसिड को लगा उतना ही बेस दूसरे एसिड को लगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ऑफ बेस बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। पहले मुझे ये बताओ, ये लाइन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा समझाऊंगा। सही है अरविंद तुम्हारा? अरविंद ने तो आंसर भी बना दिया। सही है बेटा। अच्छा दोबारा बता दीजिए। चलो दोबारा ही बताते हैं। कुछ बच्चे को अगर मैं बोल दूं दोबारा बता दिए तो बोलता ही है दोबारा बता दीजिए। देखिए H2SO4 एक बेस से रिएक्ट कर रहा है और सल्फेट बना रहा है, SO4 2 माइनस बना रहा है, प्लस कुछ कुछ और बना है। H3PO4 बेस से रिएक्ट कर रहा है, H2PO4 माइनस बना रहा है, कुछ कुछ और बना रहा है। बेस का अमाउंट यहां भी x ग्राम अगर यहां लगा है तो यहां भी x ग्राम लगा है, तो जितना इक्विवेलेंट बेस होगा उतना ही इक्विवेलेंट H2SO4 होगा, और जितना इक्विवेलेंट बेस यहां होगा उतना ही इक्विवेलेंट H3PO4 होगा। बेस का इक्विवेलेंट दोनों जगह, चूंकि मास सेम है तो दोनों जगह बेस का इक्विवेलेंट सेम होगा, इसके कारण H2SO4 और H3PO4 का इक्विवेलेंट सेम होगा। चूंकि बेस का अमाउंट दोनों जगह सेम है तो बेस का इक्विवेलेंट दोनों जगह सेम होगा, इसलिए इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 बराबर होगा इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। अभी भी नहीं आया समझ में? बताना अभी भी नहीं आया समझ में क्या दीपक गुप्ता? दीपक गुप्ता आ गया बेटा? चमक गया, वेरी गुड बेटा दीपक, वेरी गुड। अब देखो वैलेंसी फैक्टर देखते हैं। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा क्योंकि दोनों सल्फेट बाहर निकल गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सल्फेट बन रहा है, और इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक ही H प्लस निकला है, ये बना है, क्वेश्चन में दिया है कि ये बना है। देखो ना सल्फेट बना है, अब दूसरे में डाइहाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट बनना है। अब देखिए पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ H2SO4। मास ऑफ H2SO4, इसका इक्विवेलेंट मास होगा 98 डिवाइडेड बाई 1 बराबर मास ऑफ H3PO4
इसका इक्विवेलेंट मास होगा 98 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, डिवाइडेड बाई 1। इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और H3PO4 का भी मोलर मास होता है 98। दोनों का मोलर मास 98 ही होता है। मुदित, गलत बात है बेटा, फिर से तुम अगेन अगेन लिख रहे हो और मैंने देखा था तुमने नो लिखा 2 बार समझाने के बाद भी। मेरे बताते बताते ही इतनी बार आलतू फालतू लिख देते हो ना कि मेरा ध्यान चेंज हो जाता है। दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास होगा 98/2। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया ये H2SO4 का, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4, तो मास ऑफ H3PO4 इक्विवेलेंट मास होगा इसका 98/1। रेशियो आपसे पूछ रहा है, मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई मास ऑफ H3PO4, ये बराबर होगा 98/2 इंटू 1/98 बराबर 1/2। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। बताना समझ में आया कि नहीं आया? 50 बच्चे यस लिखेंगे ना, उसमें एक बच्चा नो लिख देगा। बताना आया समझ में कि नहीं आया? सो 1/2 आ गया। बैलेंसी फैक्टर एक बार प्लीज नहीं, 2 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 2 बार ऑलरेडी यहाँ पे बताया और दो क्लास पे ऑलरेडी ले चुका हूँ। पढ़ के आते नहीं हो, कहता बैलेंसी फैक्टर एक बार प्लीज। एसिड का बैलेंसी फैक्टर नहीं पढ़े हो, देखो ना कितना ये बात है, एसिड का बैलेंसी फैक्टर नहीं पढ़े हो। हाँ, मास इक्वल है इसलिए इक्विवेलेंट इक्वल होगा, और इक्विवेलेंट इक्वल है इसलिए इक्वल आ रहा है। कुछ ना कुछ पूछना ही रहेगा। एक क्वेश्चन और दी, अगर मैं आपका पूरा डाउट इंटरटेन करूं तो एक सवाल में 1.5 घंटे निकल जाएंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of oxalate ions oxidized by 1 mole of MnO4 minus ion in acidic medium। देखिए, 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड 1, सॉल्यूशन बाय इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। कह रहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलेट आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सैलेट आयन, इसका मोल निकालना है। इट इज ऑक्सीडाइज बाई MnO4 माइनस, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। तो हमने आपको बताया होगा कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn2 प्लस में चेंज हो जाता है, तो इतना लिखना पड़ेगा कि Mn2 प्लस में चेंज होगा। इसका बैलेंसी फैक्टर होगा 1 × 7 - 2 बराबर 5, क्योंकि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब देखिए क्या याद रखना था आपको, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाएगा तो ऐसे ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि KMnO4 में एसिड मिला दिया चला जाएगा, नहीं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सैलेट आयन। ऑक्सैलेट आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। KMnO4 इस ऑक्सैलेट को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब आप सोचिए कि KMnO4 ऑक्सैलेट को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, सोचिए। हमने बताया हुआ है, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन में ये बताया हुआ है।
KMnO4 CO2 बनाएगा। वेरी गुड अविरल। KMnO4 ऑक्सलेट को ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाएगा। CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। सो वैलेंसी फैक्टर होगा 2 × 4 - 3 = 2। अब देखिए हम लिखेंगे इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 2- बराबर इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-। दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होगा। KMnO4 दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मोल है, ये है 1 मोल। इसको मान लीजिए x मोल से, तो x × 2, ये आप मान लीजिए x मोल। तो x × 2 नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, 1 × 5 नंबर ऑफ मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। दिस इंप्लाइज x बराबर 2.5। ऐसे बनाइए, दोनों का इक्विवेलेंट बराबर किया, ऐसे बनाइए। मुझे बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया 2.5 मोल। बहुत सारे बच्चे हमसे बनाने से पहले ही लिख दिए हैं। यस, वेरी गुड। अब इसको मेथड 2 से बनाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो मोल कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे तो यहां तक की चीजें तो यही रहेगी। अब क्या करेंगे बेटा, इसका वैलेंसी फैक्टर यहां लिख देंगे 2, और इसका वैलेंसी फैक्टर यहां लिख देंगे 5। अब मोल से देखिए 2 मोल KMnO4 से 1 मोल, रुक जाओ C2O4 2-। देखिए मोल कॉन्सेप्ट का पूरा बैलेंस नहीं करेंगे, आधा ही बैलेंस करेंगे। 2 मोल KMnO4 से 2 मोल KMnO4 रिएक्ट करता है तो 5 मोल C2O4 2- चाहिए। तो 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये चाहिए 5/2 मोल। आंसर सेकंड है मोल कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, डेल्टा निकाल करके या बैलेंसी फैक्टर निकाल करके एक्सचेंज कर देंगे। उसके बाद हम पूरा मोल नहीं लगाएंगे, पूरा बैलेंस नहीं करेंगे। हम कहेंगे अबे 2 मोल KMnO4 के लिए 5 मोल C2O4 चाहिए, तो 1 के लिए 5/2 चाहिए। आंसर हो गया। मुझे बताना ये सेकंड मेथड समझ में आया कि नहीं आया। यस, मैं आज कुछ नहीं सुनूंगा तुम्हारा, तुम सिर्फ आज मेरा सुनो। सेकंड ज्यादा इजी है। यस, मैं सेकंड ही यूज करता हूं, सेकंड ज्यादा इजी है। यस, एक क्वेश्चन ऐसा ही और ले रहे हैं, ये कभी IIT में आया है। फाइंड द नंबर ऑफ moles of KMnO4 needed to oxidize 1 mole of Cu2s to Cu2 plus and SO2। बनाइए इसको, प्लीज बनाइए, प्लीज बनाइए। इन एसिडिक मीडियम लिखना होना चाहिए, नहीं लिखा है तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम
KMnO4 है, Cu2s को ऑक्सीडाइज कर रहा है एसिडिक मीडियम में। तो आपको पता है KMnO4 तो Mn2+ में चेंज हो जाता है कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और Cu2s किस में जाएगा, तो लिखा हुआ है Cu2+ में जाएगा और SO2 में जाएगा। वैलेंसी फैक्टर इसका 5000 बार निकाल चुका हूं। इसका वैलेंसी फैक्टर देखो, +1 है, -2 है, यहाँ +2 है और +4 है, दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो 2 × 2 - 1 +1 × 4 - -2, ये वैलेंसी फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखाया है। 2 + 6 8। इस 8 को यहां लिख दो और इस 5 को यहां लिख दो। 5 मोल के लिए 8 मोल के MnO4 चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 8/5 मोल के MnO4। आंसर आया नहीं आया बताना मुझे, सिर्फ इस क्वेश्चन पे बात करनी है। आया नहीं आया, हाँ बहुत ईजी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आ गया। एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं, देख रहे हो हम कंप्लीट वैलेंस रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमें इतना जरूर पता चल रहा है कि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एसिडिक मीडियम में ये Mn2+ में जाएगा, ये याद रखना है। और बाकी कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा या तो क्वेश्चन में गिवन होता है या हमें थोड़ा थोड़ा पता भी लग जाता है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी moles of KMnO4 are needed to oxidize a mixture of 1 mole of each FeSO4 and FeC2O4 in acidic medium। प्लीज इसको सॉल्व कीजिए, प्लीज इसको सॉल्व कीजिए। आंसर बताओ। पांच, पता नहीं बनाना पड़ेगा। 4/5। अच्छा इक्वेशन नहीं बन रही, इक्वेशन नहीं बन रही है। देखिए KMnO4 है, वो रिएक्ट कर रहा है FeSO4 के साथ
एसिडिक मीडियम में। यहां तक तो बना ना इक्वेशन। तो आपको पता है ना KMnO4 Mn2 प्लस में जाएगा। अब आयरन में +2 है, सल्फेट तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, +6 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो आयरन को +3 में भेज देगा और कुछ नहीं होगा। आयरन को +2 से +3 में भेज देगा। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 होगा और इसका वैलेंसी फैक्टर 5 होगा। ये 1 मोल है। ऐसा करो, यहां पे 5 लिख दो और यहां पे 1 लिख दो। 5 मोल के लिए 1 मोल KMnO4 चाहिए, तो 1 मोल के लिए KMnO4 चाहिए 1/5 मोल। पहला रिएक्शन से तो हो गया। दूसरा कह रहा है एक कंपाउंड और है, FeSO4 है और एक मोल FeC2O4 है। दूसरा है कि KMnO4 है प्लस FeC2O4 है, एसिडिक मीडियम है। KMnO4 तो Mn2 प्लस में जाएगा, यहां आयरन 2 प्लस में है और कार्बन +3 में है। मुझे बताओ क्या होगा, आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा? +3 में जाएगा। और इसमें ऑक्सैलेट आयन है बेटा, ऑक्सैलेट आयन में कार्बन +3 है, किस में जाएगा? CO2 बनाएगा, +4 में जाएगा। इन सब का हम वैलेंसी फैक्टर आपको निकालना सिखा चुके हैं। वैलेंसी फैक्टर इसका 5 होगा। इसका देखिए 1 × 3 - 2 प्लस 2 × 4 - 3 बराबर 3। यहां 5 लिख दीजिए और यहां 3 लिख दीजिए। ये 1 मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 मोल के लिए 3 चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3/5 मोल चाहिए। दूसरे का आंसर ये हुआ। Therefore, KMnO4 required 1/5 प्लस 3/5 बराबर 4/5 मोल। तुम कौन हो? मैं आंसर हूं। समझ में आया नहीं आया? बताना समझ में आया नहीं आया? यस नो? वेरी गुड। इस ऐसे सवालों का आप प्रैक्टिस करना। आई होप कि आपने होमवर्क बनाया होगा। एक बार मैं आपको होमवर्क आज और बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 20 तक S1 होमवर्क है आपका। नहीं ले रहा। होमवर्क है रेडॉक्स S1 क्वेश्चन नंबर 13 से 20। अगली क्लास में मैं आपको S1 का पूरा सॉल्यूशन भेज दूंगा। अब हम पढ़ते हैं टाइट्रेशन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब पढ़ते हैं टाइट्रेशन। Fe का 3+ नहीं समझ में आया। देवदत्ता तुमको समझ में आएगा अभी नहीं। +2 से +3 में आ गया या नहीं पता नहीं चलता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे का ऑक्सीडाइज करेगा। अब तुम ऐसे बच्चे हो जिसको यही नहीं पता है आयरन +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है, तो कैसे समझ में आए? आयरन Fe2+ में, इसको कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिएगा ये Fe3+ में चला जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही है इसको ऑक्सीडाइज करना। अब तुम कह रहे हो नहीं समझ में आया, तो आयरन 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, 2 और 3 में, तो 2+ को 3+ में भेजेगा। अब यही लिखो, बोलोगे कि सर 2+ से 3+ कैसे हो गया? नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या होगा?
भाई समझ में आने के लिए पढ़ना होता है। आप हमारा लेक्चर पूरी अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, समझ ही नहीं पाते हैं। मुझे मजे लेने का आप चांस दे देते हैं। एनीवे, रिएक्शन लिखने का, यस पार्थ मिश्रा आप सही पूछ रहे हैं सर, रिएक्शन लिखना धीरे धीरे आएगा ना प्रैक्टिस से। हाँ, रिएक्शन लिखना धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। अब पार्थ मिश्रा पूछ रहा है सर रिएक्शन लिखना रिमेंबर करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। और इसी को रिमेंबर करने के लिए वैलेंसी फैक्टर में मैंने जितना केस लिखा है वो सारे केस या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हैं या रिड्यूसिंग एजेंट के हैं, और वो उस ऑक्सीडेशन स्टेट से उस ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाते हैं। तो वैलेंसी फैक्टर में मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं उन एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखना होगा, सिर्फ वैलेंसी फैक्टर नहीं देखना होगा। जैसे Cl2 से Cl माइनस लिखा तो आपको समझ में आना पड़ेगा कि क्लोरीन का रिडक्शन होता है तो Cl माइनस में जाता है, और कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट इसको जरूर रिड्यूस कर देगा, है ना, ये समझना पड़ेगा। तो कैसे लिख रहा हूं रिएक्शन, इस पे भी ध्यान दिया कीजिए। टाइट्रेशन, इट इज ए मेथड by which concentration of a solution is determined with the help of another solution with the help of another solution of known concentration called a standard solution. अब मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैं एक लाइन लिखूंगा आपको 10 तरह का आपको डाउट आएगा। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कोई डाउट नहीं है। नहीं ध्यान से सुनिएगा आपको हमेशा 10 तरह का डाउट आएगा। तो ध्यान से सुनिए, मैंने टाइट्रेशन को डिफाइन किया है। मैंने कहा यह एक मेथड है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या मोलरिटी निकालते हैं। यह एक मेथड है जिसके द्वारा किसी सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर सॉल्यूशन, किसी दूसरे सॉल्यूशन से, और दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी या कंसंट्रेशन पता होती है और उस दूसरे सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, टाइट्रेशन एक मेथड है बेटा, जिस मेथड से किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी दूसरे सॉल्यूशन के मदद से, और दूसरा सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें पहले से पता होता है, और जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी हमें पहले से पता होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मीन्स solution of known molarity, solution of known molarity, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी और कंसंट्रेशन पता हो, एक ही चीज है, जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी और कंसंट्रेशन पता हो और उसे हम यूज कर रहे हो किसी दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालने में, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। It is also called titrant. It is also called titrant. टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दो तरह के टाइट्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट है
प्राइमरी टाइट्रेंट्स, या प्राइमरी स्टैंडर्ड लिखो, ज्यादा अच्छा है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। reagent which can be accurately weighed and their solutions are not to be standardized. Before use, इसका एग्जाम्पल है ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4, K2Cr2O7, AgNO3, CuSO4, FeNH4, Na2S2O3 hypo solution, FeSO4 dot NH4 whole 2SO4 ferrous ammonium sulfate solution, ये सब। सेकेंड है सेकेंडरी स्टैंडर्ड titrant. These titrants can't be accurately weighed. And their solutions are to be standardized before use. Example है NaOH, KOH, HCl, H2SO4, iodine, KMNO4, etc. मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है, मेरी ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा टाइट्रेशन एक मेथड है जिसमें एक सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना होता है और एक सॉल्यूशन की मोलरिटी जो है नोन होता है। इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भरा होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
इसका नाम है ब्यूरेट, इस वेसल का नाम है ब्यूरेट, और ये नीचे जस्ट एक बीकर है। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मतलब टाइट्रेंट। इसमें एक सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलरिटी निकालनी है, और इसको बोलते हैं टाइट्रेट। मैं ये बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो प्लीज, ध्यान से सुनो प्लीज, कि टाइट्रेशन एक मेथड है जिससे किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालती है। तो मान लेते हैं बीकर में जो सॉल्यूशन है, इसकी मोलरिटी आपको निकालना है, इसकी मोलरिटी निकालना है, निकालना है। तो आप क्या करो, 20 ml उस सॉल्यूशन को ले लो और बीकर में डाल दो, उसकी मोलरिटी निकालना है। अब कहो कि एक ऐसा सॉल्यूशन हमें चाहिए जिसकी मोलरिटी हमें पहले से पता हो। तो लैब में मान लो कि ये सब सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये प्राइमरी वाला भी और सेकेंडरी वाला भी। तो जो प्राइमरी वाला है, अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी मोलरिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। लैब में जैसे मान लो इसका सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है, पहले का और दूसरे का, और सब पर स्टिकर लगा हुआ है, ये 0.1 मोलर है, ये 0.2 मोलर है, ये 0.3 मोलर है। तो अगर वो प्राइमरी स्टैंडर्ड है तो आप समझ जाओ कि उसकी जो मोलरिटी लिखी हुई है वो सही है, वो चेंज नहीं होगी, एकदम सही है। अगर वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो चूंकि वो लैब में पहले से बना के रखा हुआ है, तो हो सकता है कि उतने दिन में रखे रखे उसकी मोलरिटी चेंज हो गई हो, कंपाउंड डिकम्पोज कर गया हो, है ना, या मान लो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके मोलरिटी कुछ चेंज हो गया हो। इस कारण से सेकेंडरी स्टैंडर्ड अगर आपको यूज करना है तो पहले सेकेंडरी का मोलरिटी दोबारा पता करना पड़ता है कि रियल में इसकी मोलरिटी क्या है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी जिसकी मोलरिटी पहले से पता हो। आप उस सॉल्यूशन को बना भी सकते हैं। तो लैब में ये सब कंपाउंड होगा, मान लो 1 मोलर बनाना है, 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है, तो ये सब कंपाउंड आप 1 मोल तौलिएगा, और 1 मोल तौलने के बाद तब तक पानी मिलाइएगा जब तक कि 1 लीटर ना हो जाए, और उसके बाद ये सब सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है। अब 1 मोल तौलिएगा तो ये सब कंपाउंड को तौलने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 मोल तौलिएगा 1 मोल ही आएगा। मान लो एक मोल है 50 ग्राम, तो 50 ग्राम तौलिएगा 50 ग्राम ही आएगा। बट इन सब कंपाउंड को तौलने में दिक्कत है, आप 50 ग्राम तौलिएगा 50 ग्राम आएगा, बट ये कंपाउंड ऐसे हैं जो एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद कंपाउंड जो आप 50 ग्राम तौले हैं उसमें कुछ मास मॉइस्चर का होगा, तो आपका मोलरिटी रॉन्ग हो जाएगा। तो इन सब कंपाउंड का अगर आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसको स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत होती है। स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है मतलब इवन 50 ग्राम लेकर के मान लो NaOH है, आपने 40 ग्राम तौला 1 लीटर में मिला दिया, 1 मोलर होगा। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि वास्तव में ये 1 मोलर है या नहीं है, क्योंकि जो आपने 40 ग्राम वेट निकाला था ना NaOH का, उसमें हो सकता है कुछ मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हुआ हो, और वास्तव में 10 ग्राम मॉइस्चर हो और 30 ग्राम NaOH हो, वैसे केस में 0.75 मोलर बनेगा। सो आई होप कि अब आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी स्टैंडर्ड में आपको बनाने में, लैब में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, या लैब में पहले से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी स्टैंडर्ड अगर लैब में पहले से बना हुआ है तो दिक्कत है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन या मोलरिटी रखे रखे चेंज हो सकती है, या आप अभी फ्रेश भी बना रहे सेकेंडरी को तो भी दिक्कत है, क्योंकि जो कंपाउंड रखा हुआ है वो मॉइस्चर लेकर के उसका कंपाउंड का वेट बढ़ सकता है। नहीं आया समझ में प्राइमरी सेकेंडरी बताना बेटा? आया ना समझ में? प्राइमरी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी टाइट्रेशन करते हैं प्राइमरी से करें। मजबूरी में सेकेंडरी रहेगा तो हम उस सेकेंडरी का पहले मोलरिटी चेक करेंगे और उसको किसी प्राइमरी से ही करेंगे। अब देखो, यह एक स्टॉपर है, ऊपर में जो सॉल्यूशन लिए हैं इसकी मोलरिटी नोन है।
नीचे वाले का वॉल्यूम नाप लिए हैं तो वॉल्यूम भी नोन है। अगर ऊपर वाले का वॉल्यूम निकालना है तो नीचे वाले की मोलरिटी निकल जाएगी। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है कि उसका करेक्ट मोलरिटी हम निकाल लें। अनुष्का, एग्जाम्पल हम डिफ्रेंशिएट नहीं किए वैभव, ये याद है मुझे, एग्जाम्पल याद है। और अभी रिसेंटली जेई मेन ने पूछा है कि ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है या सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। आंसर है प्राइमरी स्टैंडर्ड। ऑक्सैलिक एसिड नहीं बोला है, इनमें से प्राइमरी स्टैंडर्ड कौन है? आंसर है ऑक्सैलिक एसिड। अभी रिसेंटली पूछा है। अरे यार अलग अलग लेने होते हैं। टाइट्रेट वो सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी निकालनी है, और टाइट्रेट वो सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी पता है। प्लीज यार कुछ कुछ नहीं पूछते रहो प्लीज, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। मैं बंद कर दिया आपको। टाइट्रेट वो सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी निकालनी है, टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी नोन है। अब देखो क्या नेचर है, जैसे अरविंद सामूराव का क्वेश्चन था कि क्या दोनों सेम होता है? नहीं। अगर टाइट्रेट एसिड है तो टाइट्रेंट बेस लेंगे। अगर टाइट्रेट, तभी तो रिएक्शन होगा। अगर टाइट्रेट बेस है तो टाइट्रेंट एसिड लेंगे। अगर टाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो टाइट्रेंट रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। अगर टाइट्रेट रिड्यूसिंग एजेंट है तो टाइट्रेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तभी तो रिएक्शन होगा। अब देखिए हम टाइट्रेशन को स्टार्ट करेंगे यहां से। स्टॉपर, ये स्टॉपर है, ये स्टॉपर है। स्टॉपर को खोलेंगे और ड्रॉप वाइज बूंद बूंद इसमें गिरने देंगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया? तो इससे पता करने के लिए इसमें एक बूंद इंडिकेटर डालते हैं। इंडिकेटर ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस होता है। इसमें एक बूंद इंडिकेटर डाल, तो मैं पहले लिख देता हूं कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर it is a weak organic acid or organic base. यह एक वीक ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक बेस होता है। It is used in very a small amount. It changes color when reaction is complete. That is when titration is complete. That is when reactants are added in equivalent amount. इक्विवेलेंस पॉइंट एक और टर्म है, इक्विवेलेंस पॉइंट। Point at which number of equivalents of titrant
added becomes equal to number of equivalents of titrate at equivalence point it is indicated by change of color by the indicator. For acid base titration, at equivalence point equivalent of acid is equal to equivalent of base. For redox titration, दो तरह का टाइट्रेशन हम यूज करेंगे, एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन. फॉर रेडॉक्स टाइट्रेशन at equivalence point equivalent of oxidizing agent बराबर equivalent of reducing agent. पूरे टाइट्रेशन का मेन मंत्र यही दोनों. यहां से देखते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया है. तो हम इसके लिए एक इंडिकेटर डालते हैं. इंडिकेटर एक बूंद डालेंगे, बहुत कम अमाउंट में यूज करते हैं. और इंडिकेटर क्या करता है, जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, रिएक्शन कंप्लीट होना मतलब टाइट्रेशन कंप्लीट होना मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट आना, तीनों एक ही बात है. रिएक्शन कंप्लीट होना या टाइट्रेशन कंप्लीट होना या इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचना, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट में रिएक्टेंट्स का इक्विवेलेंट आपस में बराबर होता है. तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे पहुंचना, ये तीनों एक ही बात है. इक्विवेलेंस पॉइंट पे आ गया मींस रिएक्शन कंप्लीट हो गया. रिएक्शन कंप्लीट हो गया मींस टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया. और ये इस तीनों को इंडिकेट करता है इंडिकेटर. कलर ही बदल जाएगा सॉल्यूशन का. मान लो पहले रेड था तो ब्लू हो जाएगा. मैं एक एग्जांपल से लेता हूं. मान लो कि इसमें HCl था और HCl की मोलरिटी आपको निकालनी थी. कलर चेंज करके मैं एग्जांपल लिख रहा हूं. मान लो टाइट्रेट जो था वो HCl था, इसकी मोलरिटी M1 मान लीजिए, M1 निकालना है और इसका वॉल्यूम V1 है. आपने नाप लिया था, वॉल्यूम V1 है. इसका वैलेंसी फैक्टर मान लो N1 है. N1 1 होगा. N1 क्या होगा? 1. तो आपको HCl की मोलरिटी निकालनी थी, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आपने बेस लिया NaOH. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या लिया? NaOH लिया. NaOH मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी नोन है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका मोलरिटी नोन है. अनुष्का सिंह ने पूछा था स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या है. तो अगर वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है तो मोलरिटी जो नोन है आप उसे गलत मानिए और उसे फिर से नया मोलरिटी निकालना कि वास्तव में इसका मोलरिटी क्या है. यही हुआ स्टैंडर्डाइज करना. यूज करने के जस्ट पहले मोलरिटी निकालना, यही हुआ स्टैंडर्डाइज करना. तो देखिए मेरी बात, नीचे एसिड था HCl, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप ले लीजिए NaOH. इसका मोलरिटी M2 है जो कि नोन है. मोलरिटी M2 है, नोन है. इसका वैलेंसी फैक्टर N2 ले लीजिए और इसका वैलेंसी फैक्टर N2 1 है. अब देखिए, एक बूंद आप इंडिकेटर डाल दीजिए और बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर में बोल रहा हूं आपको, जो आप सब जानते होंगे. एक बूंद इसमें लिटमस डाल दीजिए. झूठ नहीं बोल रहा हूं. एक बूंद जैसे ही लिटमस डालिएगा ये पूरा सॉल्यूशन रेड 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 हो जाएगा.
अब क्या होगा, ऊपर से NaOH मिलाएंगे, एक बूंद आएगा, कलर रेड ही रहेगा, कलर रेड ही रहेगा, एक एक बूंद आता रहेगा, आप इंतजार करते रहिए। जिस मोमेंट पर कलर सडनली रेड से ब्लू हो गया, आप स्टॉप कर दीजिए। जिस मोमेंट पर कलर सडनली रेड से ब्लू हो गया, आप स्टॉप कर दीजिए। इंडिकेटर कर देता है कलर, कलर ऐसा भी नहीं चेंज होता है, ऐसे नहीं चेंज होता है कि अभी रेड था, फिर हल्का रेड हुआ, फिर और हल्का रेड हुआ, फिर और हल्का रेड हुआ, फिर व्हाइट हो गया, फिर धीरे से ब्लू हुआ, फिर और ब्लू हुआ, फिर और ब्लू हुआ। ऐसे नहीं होगा चेंज कलर। कलर ऐसे चेंज होगा कि कमरे में रेड और ग्रीन बल्ब जला हुआ है, आपने कमरे में रात में पहले रेड जलाया और तुरंत रेड को बुता करके ग्रीन जला दिया, ऐसे कलर चेंज होता है। ब्लू जला दिया, सॉरी। कलर ऐसे कलर चेंज होता है कि अभी रेड है, रेड है, रेड है, रेड है, अचानक एक बूंद आया और पूरा कलर ब्लू हो गया, ऐसे चेंज होता है। अगर कलर ऐसे चेंज हो रहा है तभी वो सुटेबल इंडिकेटर है। कलर अगर ऐसे चेंज नहीं हो रहा है तो वो सुटेबल इंडिकेटर नहीं है। इंडिकेटर क्यों कलर चेंज होता है, ये भी आपको खुजली जरूर हो रही होगी। इंडिकेटर क्यों कलर चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, ये खुजली मिटेगी टाइट्रेशन, सॉरी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, सॉरी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इंडिकेटर कैसे कलर चेंज करता है, क्यों कलर चेंज करता है, ये सारी खुजली दूर होगी आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। इस चैप्टर में तो आप मान लीजिए कि जब रिएक्शन कंप्लीट होता है या टाइट्रेशन कंप्लीट होता है या इक्विवेलेंस अमाउंट आता है, उस पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट पर इंडिकेटर कलर चेंज करता है और उसे एंड पॉइंट भी कहते हैं। तो पहला मैंने लिखा है, इंडिकेटर होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस। इट इज यूज्ड इन वेरियस स्मॉल अमाउंट, इट चेंजेस कलर व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो कलर चेंज करता है, या उसी समय पर बोलते हैं कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। रिएक्शन कंप्लीट होना या टाइट्रेशन कंप्लीट होना या इक्विवेलेंस पॉइंट आना, this point is also called, this point is called end point। क्योंकि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया तो इसका नाम है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आना, ये चारों पॉइंट सेम है बेटा। एंड पॉइंट आना या इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करना या टाइट्रेशन कंप्लीट होना या रिएक्शन कंप्लीट होना, ये चारों सेम है। ये चारों क्या है, सेम है, एक ही पॉइंट को बोल रहे हैं। अब फिर से आप वापस आ जाइए कि हमें इस HCl की मोलरिटी निकालनी थी। HCl की मोलरिटी निकालनी थी, आपने इसमें एक इंडिकेटर लिटमस डाला, पूरा लाल हो गया। ऊपर आपने एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया NaOH, उसको ड्रॉप वाइज मिलाया और जिस मोमेंट पर पूरा सॉल्यूशन रेड से ब्लू हो गया, आप स्टॉपर ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, आपका टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितना इसके अंदर गया ये कैसे पता चलेगा? तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ऐसे ऐसे, ये जो ब्यूरेट होता है ना, ब्यूरेट के अंदर ग्रेडिंग किया हुआ होता है, लिखा रहेगा 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml ऐसे करके लिखा रहेगा। तो ब्यूरेट से वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा कि कितना ml इसके अंदर गिरा। V2 बराबर नोन, HCl का वॉल्यूम, सॉरी NaOH का वॉल्यूम है V2 नोन। ये कैसे पता चला V2? इंडिकेटर जिस समय कलर चेंज किया उस समय कितना वॉल्यूम गिरा, ये हमें पता चल गया। एट इक्विवेलेंस पॉइंट, एट इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ HCl बराबर इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। HCl की क्या होगी मोलरिटी, M1 इंटू वॉल्यूम V1 इंटू n फैक्टर N1, molarity into volume millimole, millimole into n factor milli equivalent into 10 to the power minus 3 equivalent बराबर M2 into V2, molarity into volume millimole into 10 to the power minus 3 mole into valency factor equivalent। This implies सब कुछ known है, सिर्फ M1 छोड़ के। M1 can be calculated।
M1 V1 N1 बराबर M2 V2 N2। एक बार आप पूरी स्टोरी सुन लिए होंगे, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहा है। मैं एक बार आपके सारे डाउट देख लूं, मुझे कोई रिलेवेंट लगेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू सैयद। ये दोनों सेकेंडरी एक क्यों लिए? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है बेटा। हमने एक वो लिया जिसका मोलरिटी निकालना था, अब उसके लिए हमें बेस लेना था, तो बेस हमने NaOH लिया, और सेकेंडरी भी अगर लिया है तो हम उसको स्टैंडर्डाइज करके करेक्ट मोलरिटी निकाले हो। तुम सेकेंडरी प्राइमरी पे फंसे हुए जहां जिसको इससे कोई खास लेना देना नहीं। Yes, it can be used as general form. Pranjal, it can be used as general form. हाँ, लास्ट पेज दिखाता हूँ, पेशेंस रखो ना, पहले ये देख लो। प्राइमरी सेकेंडरी जेई मेन में पूछा है तो आप याद रखोगे तो अच्छी बात है आदित्य। इनफैक्ट सच पूछो तो मुझे भी बहुत मुश्किल से ये सब याद होता है, एक दो ही याद रहता है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन यही है मेरे भाई, कि एक सॉल्यूशन पता है, दूसरे सॉल्यूशन की मोलरिटी निकालना। एक्चुअल मीनिंग ऑफ टाइट्रेशन। अब हिंदी बताएं उसका, पता नहीं हिंदी क्या होता है, लेकिन कुछ होता होगा, टाइट्रेशन ही बोलते हैं हम हिंदी में भी। नहीं पता चलता है समर कि कौन सेकेंडरी है कौन प्राइमरी है, याद रखना होता है। नहीं जरूरी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, हालांकि जरूरी नहीं है ये। V1 किसका है? V1 है टाइट्रेट का और V2 है टाइट्रेंट का। तो साफ लिखा हुआ है यार, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने देखा, मुझे लगा कि बहुत कम कोई डाउट है, तो आपको अगर इसके बावजूद कोई डाउट है तो व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ सकते हो, बात की बात है, या इस सॉल्यूशन ऐप या ये सब पे पूछ सकते हो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाँ, लास्ट पेज फिर से दिखा रहा हूँ। हम पहले एसिड बेस टाइट्रेशन पढ़ाएंगे, फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ाएंगे, और यही तक पढ़ाना है, एसिड बेस टाइट्रेशन और रेडॉक्स टाइट्रेशन। और हमारे पास अभी 3 लेक्चर और है, तो मुझे लगता है मैं 3 लेक्चर में पूरा खत्म कर दूंगा, और S1 पूरा डिस्कस करना है, O1 पूरा डिस्कस करना है, बस। तो मुझे लगता है मैं खत्म कर दूंगा। आप थोड़ा होमवर्क अच्छे से करना और तेजी से करना, मैं आज S1 का सॉल्यूशन भेज दूंगा। श्रदुल सत्यम, अगर आपका नोट हो गया हो तो मुझे बता दीजिएगा प्लीज। श्रदुल सत्यम बेटा, क्या मैं वही पेज दिखा रहा हूं ना जहां छूटा है? पेज नंबर भी लिखा होता है बगल में, मेरे स्क्रीनशॉट में, वो आपको दिखना होगा। पेज नंबर दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है। श्रदुल सत्यम, बताना बेटा आपका हुआ लिखा हुआ या नहीं हुआ? हाँ, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, सब कुछ पढ़ा दिया टाइट्रेशन का, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलना है। तो आओ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलें, आओ क्वेश्चन क्वेश्चन खेलें। टाइम हो गया क्या? हाँ, टाइम हो गया, ठीक है। हम अगली क्लास में क्वेश्चन क्वेश्चन खेलेंगे, एंड प्लीज रिवाइज करके आओ। मैं अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, कोई थ्योरी नहीं आएगा, सो प्लीज रिवाइज करके आओ। अगली क्लास में मजा आ जाएगा, पूरी क्लास में क्वेश्चन करूंगा
और अगली क्लास में भी मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा आपका होमवर्क का, लेकिन आप होमवर्क करते रहना। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं फ्री में हूं, तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। लव यू टू सुंदराम कुमार, आई लव यू टू। हाँ, टाइट्रेशन का ही होमवर्क है आज 13 से 20, बस उसमें हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं हूं ना, फिर अगली क्लास में बनाना। अच्छा, एल एन प्लस पे सोल्यूशन डालेंगे। ओके ओके, तुम कहती हो तो मैं एल एन प्लस पे ही सोल्यूशन डालूंगी। हाँ, डाउट काउंटर खुल गया बेटा। थैंक यू वेरी मच। बाय 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 एवरीवन। अच्छी बात है ना अरविंद स्वामी राव, मजा आ रहा है। मजा आना चाहिए ना बेटा। पता है, आप लोगों ने बस चैटिंग विंडो को ना कुछ भी जो लिख देता है ना, उससे मुझे गुस्सा आता है, और कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पता नहीं, अल्लाह हाफिज अगर आप बोलेंगे तो मुझे अल्लाह हाफिज बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए, ये नहीं पता है मुझे। बट चूंकि आपने अल्लाह हाफिज बोला है तो मैं भी आपको अल्लाह हाफिज ही बोल रहा हूँ। ये नहीं पता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, रेडॉक्स का कंबाइंड सॉल्यूशन भेज। अब तो तुम वहां से देखो, अब तो टाइम कहाँ बचा। अब तो मेरा ये शेयरिंग खत्म हो गया। अब तो तुमको मैं मटेरियल अभी भेजूंगा, वहां से देखना। कह रहा है वो पेज दिखा दीजिए जहां से टाइट्रेशन शुरू हुआ है। यहां से टाइट्रेशन शुरू हुआ है, यहां से। मैं अभी तो नहीं हूं, बट हो सकता हूं कभी भी डाउट काउंटर में, है ना। मैं हो सकता हूं कभी भी डाउट काउंटर में, और नहीं लगेगी। और अगर आप मेरे क्लास में हैं, बोलेंगे कि सर मेरा डाउट है, तो हम अपने टाइम देख के आपको पर्सनली भी टाइम दे सकता हूं। किसी को अगर मुझसे पर्सनली मिल करके डाउट पूछना है, तो वो हमसे टाइम लेकर के पर्सनली भी पूछ सकता है। मेरा डाउट क्लास नहीं भी होगा तो मैं आपको पर्सनली टाइम दे के बताऊंगा। सभी बैच का नहीं, कुछ हमसे आपसे पहले जो बैच स्टार्ट हुआ है उसके साथ आपका बैच मर्ज हो जाएगा। इसके कारण आपसे जो जस्ट पहले स्टार्ट हुआ है उन बैचेज में मैं सिलेबस सेम कर रहा हूं। बट मैं खींच नहीं रहा हूं प्रकाश कुमार, मैं कभी खींचता नहीं। नहीं, डाउट काउंटर का टाइमिंग आपको बताया जाता है बेटा। मुझसे अगर डाउट पूछना है तो मेरी अभी कोई डाउट नहीं लगी है, लेकिन लग सकती है। फिर भी अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप कोई टाइम हमसे ले लीजिएगा व्हाट्सएप करके, उस टाइम पे मैं इंस्टीट्यूट में आ जाऊंगा आपके पास। हाँ, स्मूथली चल रहा है, मैं कभी भी खींचता नहीं आपको, इतना तो इंटरटेन करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, क्लास को खत्म कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन। फिजिक्स का क्लास देखने का मन नहीं करता। अंकित कुमार, ऐसा क्या हो गया बेटा? आप ही लोगों ने तो चेंज करवाया था। राम राम के साथ। बाय। अरविंद सामिरा सीओएम चल रहा है, नहीं समझ में आया सीओएम मतलब। अंकित कुमार बोरिंग, सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो इजी है सेंटर ऑफ मास यार। हाँ, इजी है, पता है। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री समझ में आती है ना,
तो फिजिकल केमिस्ट्री आसान भी है, लेकिन एक मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए, एक मिनिमम स्टैंडर्ड चाहिए, तभी फिजिकल केमिस्ट्री आसान है। उस मिनिमम स्टैंडर्ड से नीचे होता है, बच्चा पता है कैसा होता है, बच्चा हमारी क्लास में ऐसा भी है कि अल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिख दूंगा, वो पता नहीं क्या लिख देगा, कम से कम Al2SO4 होल 3 नहीं लिखेगा। ऐसा बच्चा होता है, ऐसे बच्चे को पढ़ाने में दिक्कत होती है, और कोई बात नहीं। इससे लेवल अगर ऊपर है तो पढ़ाने में फिर दिक्कत नहीं आती। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है COM। यस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, बहुत आसान भी है इनफैक्ट। ओके, बाय 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 बाय। मैं दूसरे सब्जेक्ट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता।